वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। 350 साल पुरानी दिल्ली को चमकाने के लिए रेखा सरकार का मास्टर प्लान जामा मस्जिद से चांदनी चौक तक बदलेगी सूरत। पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत को संरक्षित करते हुए आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ विरासत पुनर्विकास निगम कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि निगम के माध्यम से पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक पहचान को उसके मूल स्वरूप के साथ सुरक्षित रखते हुए व्यापक पुनर्विकास का काम किया जाएगा। रेखा सरकार लाएगी नया कानून, हर जमीन मकान का बनेगा DUPIC कार्ड। दिल्ली वालों को क्या होगा फायदा? राजधानी दिल्ली में प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों को खत्म करने और सभी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार नया नम कानून लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत राजधानी के सभी मकानों, फ्लैटों और भूखंडों के लिए ड्यूपिक बनाया जाएगा। यह कार्ड आधार कार्ड की तर्ज पर होगा, जिसमें प्रत्येक संपत्ति की एक विशिष्ट पहचान होगी। सरकार के प्रस्तावित कानून के आधार हर प्रॉपर्टी के ड्यूपिक कार्ड का एक QR कोड होगा। इस कोड को स्कैन करते ही उसे मकान या जमीन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। GPA की आड़ में स्टाम्प ड्यूटी चोरी पर दिल्ली सरकार का कड़ा शिकंजा, राजधानी में नए नियम लागू। दिल्ली सरकार ने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अंचल संपत्तियों के हस्तांतरण में स्टाम्प ड्यूटी चोरी रोकने के लिए रक्त संबंधियों के अलावा अन्य व्यक्तियों के नाम GPA सीधे पंजीकृत किए जाने पर रोक लगा दी है। ऐसे मामलों में पहले कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जांच करेंगे और उनकी ओके रिपोर्ट के बाद ही GPA हो सकेगी। रक्त संबंधियों को की गई GPA में लिखे निर्देशों की भी जांच की जाएगी। इससे स्टाम्प ड्यूटी चोरी रोकने के साथ साथ संपत्तियों के फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन पर कब्जा करने के प्रयास जैसी गतिविधियों पर भी रोक लग सकेगी। राजीव चौक जाने का झंझट खत्म, सीधे पहुंचे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। फेज 4 मेट्रो कॉरिडोर का काम आज से शुरू। मजेंटा लाइन के इंद्रप्रस्थ इंद्रलोक कॉरिडोर के निर्माण होने से नोएडा, गाजियाबाद और पूर्वी दिल्ली से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को आसानी होगी। अब इन यात्रियों को राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जाकर वहां से येलो लाइन के लिए मेट्रो बदलनी पड़ती है। मजेंटा लाइन का नया कॉरिडोर बनने से वे इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो बदलकर कम समय में नई दिल्ली स्टेशन पहुंच सकेंगे। इससे राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी। दिल्ली में अब हर जगह लगेंगे सोलर EV चार्जिंग स्टेशन। मिलेगा सोलर EV चार्जर। 9,000 से बढ़ाकर 32,000 पॉइंट मंजूर। दिल्ली सरकार की नई EV नीति में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट की संख्या 9,000 से बढ़ाकर 32,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। भूमि की कमी और बिजली की लगातार बढ़ती मांग के कारण इतनी बड़ी संख्या में चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना आसान नहीं होगा। दिल्ली में बिजली की मांग 8,700 मेगावाट से अधिक पहुंच चुकी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ बिजली की मांग में भी और वृद्धि होगी, जिससे मौजूदा बिजली नेटवर्क पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने अधिक से अधिक सौर ऊर्जा स्थापित करने, स्टेशन विकसित करने का निर्णय लिया है। 151 बोरवेल नया मेट्रो डिपो ई-वेस्ट पार्क। वर्षों से अटकी परियोजनाओं को मिली LGA की मंजूरी से बदलेगी दिल्ली की सूरत। राजधानी में पानी की किल्लत दूर करने, मेट्रो कनेक्टिविटी बढ़ाने, कचरा प्रबंधन को सुधारने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने वाली अनेक बड़ी सरकारी परियोजनाओं का रास्ता साफ हो गया है। विभिन्न विभागों के बीच आपसी तालमेल न होने के कारण सालों से लटकी पड़ी इन सार्वजनिक परियोजनाओं को LG तरनजीत सिंह संधू की समीक्षा के बाद हरी झंडी दे दी गई है। DDA द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए इस जमीन आवंटन का सीधा फायदा राजधानी की आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। दिल्ली में निजी स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया में बड़ा बदलाव। अब ऑनलाइन अपलोड करनी होंगे अधिक दस्तावेज। शिक्षा निदेशालय ने निजी स्कूलों की नई मान्यता अवधि बढ़ाने और स्कूल अपग्रेडेशन की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और मानकीकृत बनाने के लिए नए प्रोफार्मा लागू किए हैं। इसके साथ ही पुराने निरीक्षण प्रारूप और चेकलिस्ट निरस्त कर दिए गए हैं। निदेशालय ने सभी जिला उप शिक्षा निदेशकों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब सभी मामलों की जांच और निस्तारण नए प्रोफार्मा के अनुसार ही किया जाए। विभाग का कहना है कि इसका उद्देश्य मान्यता प्रक्रिया को सरल, एकरूप और अधिक दस्तावेज आधारित बनाना है।
मॉनसून में नहीं फंसेंगे जामी, दिल्ली में जल भराव के 169 खतरनाक स्पॉट चिन्हित, ट्रैफिक पुलिस का प्लान तैयार। राजधानी में लगातार 2 दिनों से हो रही वर्षा के दौरान कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित होने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मॉनसून के पूरे मौसम के लिए व्यापक रणनीति लागू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ने पूरे शहर में जल भराव की आशंका वाले 169 स्थानों की पहचान कर वहां विशेष निगरानी और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की है, ताकि वर्षा के दौरान यातायात सामान्य बना रहे। दिल्ली में मेट्रो और आरआरटीएस के पास मिलेगा सस्ता घर, डीडी की नई टीओडी पॉलिसी के तहत आवेदन शुरू। डीडी ने संशोधित ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट नीति को क्रियान्वित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। ऑनलाइन बिल्डिंग परमिट सिस्टम के जरिए अपनी भूमि का विकास करने के इच्छुक डेवलपर संस्थाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस नई नीति के तहत अब दिल्ली में मेट्रो, आरआरटीएस और रेलवे कॉरिडोर के साथ 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जाएगा, जिसमें लगभग 80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पहली बार इस नीति के दायरे में लाया गया है। अब एआई की मदद से चलेगी दिल्ली सरकार, सुशासन को मिलेगी रफ्तार, प्रशासनिक कार्यों में आएगी तेजी। दिल्ली सरकार अब एआई की मदद से प्रशासन को अधिक तेज, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने की तैयारी कर रही है। इस दिशा में आईटी मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने आईटी विभाग की समीक्षा बैठक में एआई आधारित आईटी ट्रेनिंग लैब और प्रस्तावित एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की प्रगति का जायजा लिया। बैठक में बताया गया कि विकास भवन द्वितीय में तैयार एआई आधारित आईटी ट्रेनिंग लैब उद्घाटन के लिए तैयार है। फिलहाल प्रशिक्षण सामग्री और एआई लर्निंग एप्लीकेशन तैयार किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि अगले 1 महीने में लैब पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। यहाँ सरकारी अधिकारियों को डिजिटल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस सिस्टम और एआई के व्यवहारिक उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिल्ली की 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के लिए बड़ा फैसला, तय हुई एजेंसियों की जिम्मेदारी, तेजी से होगा विकास। दिल्ली सरकार ने पीएम मोदी योजना के तहत नियमित की गई 1511 अनधिकृत कॉलोनियों की बुनियादी सुविधाओं के विकास और रखरखाव के लिए अलग अलग सरकारी एजेंसियों की जिम्मेदारियां तय कर दी है। सरकार इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिससे विकास कार्यों में स्पष्टता और तेजी आएगी। ये आदेश 2019 के पीएम मोदी कानून के जारी किए गए हैं। इसके अनुसार सड़क, सीवर, पानी और अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित विभागों को सौंपी गई है। 10वीं पास के लिए आयुर्वेद डॉक्टर बनने का बड़ा मौका, नीट पीए का नोटिफिकेशन जारी, 7.5 साल का होगा कोर्स। जनकपुर स्थित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय की नई शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नीट पीए परीक्षा की सूचना जारी कर दी है। इसके तहत संस्कृत या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पात्र छात्र प्री आयुर्वेद कार्यक्रम में प्रवेश लेकर आगे BA-MS की पढ़ाई कर आयुर्वेद डॉक्टर बन सकेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग से अनुमोदित है और देश भर के संबद्ध आयुर्वेद गुरुकुलों में संचालित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी के अनुसार यह पाठ्यक्रम नई शिक्षा नीति और भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप तैयार किया गया है, जिससे आयुर्वेद की शास्त्रीय शिक्षा को नई पहचान मिलेगी। डीयू में एडमिशन के लिए कॉलेजों का बड़ा कदम, छात्रों की मदद को 24 घंटे चलेगी हेल्पलाइन, प्रोफेसरों की लगी ड्यूटी। डीयू में स्नातक दाखिला प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कॉलेजों में नए छात्रों की मदद के लिए खास तैयारियां की गई है। दाखिले के दौरान किसी भी परेशानी से बचाने के लिए कई कॉलेजों में 24 घंटे हेल्पलाइन और काउंसलिंग सुविधा उपलब्ध हो रहेगी। तकनीकी दिक्कत, दस्तावेजों की कमी या अन्य सवालों के समाधान के लिए प्रोफेसरों की ड्यूटी लगाई गई है। वे कॉलेज फोन के साथ ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी छात्रों की सहायता करेंगे, ताकि दाखिला प्रक्रिया आसान और सुचारू रूप से पूरी हो सके। जेएनयू महानदी हॉस्टल अलॉटमेंट के नियम बदले, पति या पत्नी की सैलरी जेआरएफ से ज्यादा तो नहीं मिलेगा कमरा। जेएनयू ने विवाहित शोधार्थियों के लिए महानदी छात्रावास की अंतिम वरीयता सूची जारी कर दी है। इस बार हॉस्टल आवंटन में आर्थिक पात्रता को लेकर सख्ती बरती गई है। जिन आवेदकों की जीवन साथी की आय यूजीसी CSIR की जेआरएफ SRF फेलोशिप से अधिक पाई गई, उन्हें अपात्र घोषित किया गया है। सत्यापन में कुछ जीवन साथी सरकारी नौकरी और निजी कंपनियों में कार्यरत मिले, जिसके आधार पर उनके आवेदन खारिज किए गए हैं। पात्र छात्रों के लिए हॉस्टल आवंटन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पुलिस कर्मियों पर बड़ा एक्शन, 10 दिन में एसएचओ समेत 11 लाइन हाजिर, 33 अब भी रडार पर। राजधानी का पातालो कहा जाने वाला उत्तर पूर्वी जिला लंबे समय से अपराध के मामलों को लेकर चर्चा में है। वहां में लगभग हर दिन हत्या से दिलाने वाली जिले में घोषित बदमाशों की संख्या भी सबसे अधिक है। ऐसे में लापरवाही और संदिग्ध भूमिका पर पुलिस कर्मियों पर सख्ती शुरू हो गई है। जिले में पिछले 10 दिनों में 11 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है, जिनमें थानाध्यक्ष से लेकर ASI और कांस्टेबल तक शामिल है। सूत्रों के अनुसार
कार्रवाई अवैध गतिविधियों की अनदेखी, अपराधियों पर ढीर और कार्य में लापरवाही के मामलों में की गई है। सोनिया विहार क्षेत्र में अवैध शराब बिक्री और एक आरोपित के पुलिस हिरासत से फरार होने के मामले में एसएचओ पंकज सिंह को लाइन हाजिर किया गया। एशिया का सबसे बड़ा मार्केट बना समंदर सदर बाजार में कमर तक जल जमाव, व्यापारियों का करोड़ों का सामान बर्बाद। एशिया के बड़े बाजारों में शामिल सदर बाजार में मानसून की पहली वर्षा में ही बुरा हाल है। यहाँ कहीं घुटने तो कहीं कमर भर तक जल जमाव हो गया है। सड़कों से लेकर गलियों तक में 2 से 3 फीट तक पानी चल रहा है। स्थिति यह है कि सैकड़ों दुकानों में सीवर का पानी घुस गया है और लाखों का सामान बर्बाद हो गया है। जल भराव के चलते कारोबार भी मुश्किल 20% रह गया है। स्थिति तब है जब सिविक एजेंसियों द्वारा जल निकासी के बड़े दावे किए गए थे। बाजार संगठन फेडरेशन ऑफ सदर बाजार ट्रेड एसोसिएशन ने मई माह में ही इसे लेकर सिविक एजेंसियों के साथ दिल्ली सरकार को चेताना शुरू कर दिया था। दिल्ली में आयकर विभाग के नाम पर फर्जी भर्ती रैकेट का पर्दाफाश, 3 शातिर दबोचे, नकली दस्तावेज बरामद। दिल्ली में मध्य जिला के हौजकाजी थाना पुलिस ने सिविक सेंटर स्थित आयकर विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे एक बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने गिरोह के 3 शातिर आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आयकर विभाग का एक पूर्व एमटीएस कर्मचारी भी शामिल है। ये गिरोह बेरोजगार युवाओं को जाल में फंसाकर अब तक 6-7 लोगों से करीब 10 लाख रुपए की ठगी कर चुका है। पुलिस ने इनके पास से फर्जी वेरिफिकेशन फॉर्म, पीड़ितों के दस्तावेज और वारदात में इस्तेमाल मोबाइल फोन बरामद किए हैं। गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले ध्यान दिए, गाजीपुर के पास NH-24 पर भरा पानी, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। लगातार हो रही वर्षा के कारण गाजीपुर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर जल जमाव हो गया है। इसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। स्थिति को सामान्य करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम मौके पर जल निकासी का कार्य कर रही है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों के लिए ट्रैफिक एडवाइस जारी करते हुए गाजियाबाद से दिल्ली आने वाले लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। एडवाइजरी के अनुसार वाहन चालक सेक्टर 62 से वसुंधरा होते हुए बुद्ध चौक और फिर मोहन नगर के रास्ते सीमापुरी बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करें। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार जल भराव के कारण NH-9 पर यातायात की रफ्तार प्रभावित हुई है। 17 EFIR के जरिए फंसाने पर साकेत कोर्ट का कड़ा रुख, दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड में गंभीर गड़बड़ियां पर कड़ी टिप्पणी करते हुए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई है। अदालत ने पाया है कि एक व्यक्ति को 17 EFIR में गलत तरीके से आरोपी दिखाया गया, जबकि उन मामलों में न तो उसको कभी गिरफ्तारी हुई थी और न ही किसी चार्जशीट में उसका नाम था। अदालत ने आरोपी को जमानत देते हुए पुलिस आयुक्त को रिकॉर्ड दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनू अग्निहोत्री ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने शुरुआत में दावा किया था कि आरोपी अजय राठी 36 आपराधिक मामलों में शामिल है। बचाव पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई तो अदालत ने सत्यापित रिपोर्ट मांगी। यात्री ध्यान दें, मुंबई, लखनऊ और बिहार जाने वाली 3 स्पेशल ट्रेनें कैंसिल, रेलवे ने बताई वजह। गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद भी ट्रेनों में यात्रियों की भारी बड़ी भीड़ बनी हुई है। कई रूटों पर कंफर्म टिकट नहीं मिलने के बीच उत्तर रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनों को परिचालन कारणों से रद्द करने का फैसला किया है। हजरत निजामुद्दीन दादर स्पेशल 14 जुलाई और दादर हजरत निजामुद्दीन स्पेशल 16 जुलाई को रद्द रहेगी। वहीं आनंद विहार शेखपुरा स्पेशल 10 से 14 जुलाई और शेखपुरा आनंद विहार स्पेशल 11-17 जुलाई तक नहीं चलेगी। इसके अलावा 13 जुलाई को नई दिल्ली लखनऊ स्पेशल भी रद्द कर दी रहेगी। रेलवे के अनुसार सुरक्षा कार्य और रेक की कमी के कारण यह फैसला लिया गया है। रोहिणी इमारत हादसा, मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हुई, आखिर कैसे गिर गई नवनिर्मित बिल्डिंग। रोहिणी सेक्टर 16 में एक 5 मंजिला इमारत बुधवार शाम को भर-भराकर गिर गई। इमारत के मलबे में दबने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो गई। इमारत गिरने के मौके पर कई लोग दब गए थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर जाने के लिए रेस्क्यू चलाया गया। मलबा हटाने का काम अभी भी चल रहा है। संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई है। नवनिर्मित इमारत गिरने के बाद भवन के ढांचे और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नगर निगम के एक अधिकारी का कहना है कि निर्माण कार्य पूरा होने के कुछ माह बाद इमारत गिरने का यह अपनी तरह का पहला है, वे तब भी जब इमारत में कोई बड़ा कार्य नहीं चल रहा था। सरकारी अस्पतालों में बेकार पड़े उपकरणों को लेकर हाईकोर्ट तक दिल्ली सरकार को दिए कड़े निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपए की महंगी चिकित्सा मशीनें वर्षों तक बेकार पड़े रहने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने इस जनता के पैसों की बर्बादी बताते हुए सभी सरकारी अस्पतालों में ऐसे उपकरणों की ऑडिट कर रिपोर्ट पेश करने को निर्देश दिया है। मामले में सामने आया है कि दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट की करीब 15.42 करोड़ रुपए की PET साइक्लोट्रॉन मशीन विशेषज्ञ डॉक्टर और
जरूरी मंजूरों के अभाव में लंबे समय तक बंद रही। कोर्ट ने अस्पतालों में यह भी बताने को कहा है कि कौन कौन से उपकरण उपयोग में नहीं है, उनकी लागत क्या है और अब तक उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो सका। दिल्ली सरकार ने जल भराव से निपटने के लिए तैनात की 200 टीमें। पानी भरने को लेकर होगी 24 घंटे निगरानी। दिल्ली सरकार ने मानसून की तैयारियों के तहत जल भराव से निपटने के लिए शहर भर में 200 टीमें तैनात की हैं। पीडब्ल्यूडी ने अपने इंजीनियरों और कर्मचारियों को यह निर्देश भी दिया है कि यदि किसी अंडरपास में पानी का स्तर 8 इंच से अधिक हो जाता है तो वे यातायात का मार्ग बदल दे। जल भराव वाले चिन्हित प्रत्येक स्थान के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और 200 रखरखाव टीमें अपने अपने क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर होने वाले जल भराव की समस्या का समाधान करेगी। सभी टीमों को जल भराव हटाने और नालों के मुहाने की सफाई के लिए 24 घंटे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। दिल्ली में नन्हे पार्क कॉलोनी की सड़कें बनी तालाब। पहली बारिश ने खोली विकास कार्यों की पोल। मटियाला क्षेत्र के तहत आने वाले नन्हे पार्क कॉलोनी में मंगलवार शाम और बुधवार दोपहर हुई मानसून की पहली बारिश ने इलाके की बदहाल सड़कें और अधूरे विकास कार्यों की पोल खोल दी है। मामूली बारिश के बाद ही गली नंबर 11 सहित कई प्रमुख गलियों और संपर्क मार्गों पर पानी भर गया। जगह जगह कीचड़ और जल भराव होने से लोगों का पैदल निकलना भी मुश्किल हो गया है। दोपहिया वाहन चालक फिसलने की डर से धीरे धीरे वाहन चलाने को मजबूर रहे, जबकि कई स्थानों पर लोगों को पानी से होकर गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़कें बदहाल है। वर्तमान सरकार ने कार्यकाल में सिविल लाइन बिछाने के लिए सड़कों की खुदाई भी की गई थी। पाइपलाइन डालने का काम पूरा होने के बावजूद आज तक सड़कों का पुनर्निर्माण नहीं किया गया। इससे हल्की बारिश में भी पूरी सड़क कीचड़ और जलभराव की चपेट में आ जाती है। नीट पेपर लीक मामले में आरोपित पीवी कुलकर्णी समेत 2 आरोपियों को की न्यायिक हिरासत बढ़ी। सीबीआई की मांग पर मोहर। यूजी पेपर लीक मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने कथित मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और रेणुकाई करियर सेंटर के संस्थापक शिवराज मोटे गांवकर की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। सीबीआई के अनुसार पीवी कुलकर्णी कई वर्षों तक नीट प्रश्न पत्र तैयार करने वाले पैनल का हिस्सा रहे हैं, जबकि शिवराज मोटे गांवकर के मोबाइल के कथित तौर पर लीक प्रश्न पत्र बरामद हुआ था। जांच एजेंसी का दावा है कि दोनों पेपर लीक गिरोह से जुड़े थे। इस मामले में अब तक 13 आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है और सभी न्यायिक हिरासत में हैं। नोएडा एयरपोर्ट तक का सफर होगा सुपरफास्ट। गाजियाबाद से सीधे जेवर तक दौड़ेगी नमो भारत। डीपीआर का काम शुरू। जेवर तक बेहतर सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने के लिए 72.40 किलोमीटर लंबे नमो भारत गाजियाबाद जेवर कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह कॉरिडोर गाजियाबाद शुरू होकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे क्षेत्र होते हुए जेवर एयरपोर्ट तक जाएगा। प्रस्तावित रूट पर 12 स्टेशन और 2 डिपो बनाए जाएंगे। एनसीआरटीसी के अनुसार यह कॉरिडोर तेजी से विकसित हो रहे हैं और क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। दिल्ली के संगम विहार में गत्ता फैक्ट्री बनी। आग का गोला भागकर 8 मजदूरों ने बचाई जान। दमकल की 11 गाड़ियों ने पाया काबू। दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार स्थित होली चौक इलाके में एक अवैध गत्ता पैकिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में रखे गत्ते और ज्वलनशील पैकिंग सामग्री के कारण आग तेजी से फैल गई, जिसके बाद मौके पर दमकल की 11 गाड़ियों को भेजा गया। हादसे के समय फैक्ट्री में मौजूद 7 से 8 श्रमिक समय रहते सुरक्षित बाहर निकले पाए, जिससे कोई जानहानि नहीं हुई है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। दमकल विभाग के अनुसार फैक्ट्री में आग से सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे और मामले की जांच जारी है। बदलती सरकार और बदलता इतिहास, बच्चों के भविष्य से यह कैसा खिलवाड़। जम्मू कश्मीर के सरकारी स्कूलों की लाइब्रेरी में वितरित कुछ पुस्तकों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इन पुस्तकों में प्रतिबंधित अलगाववादी नेताओं और सजायाफ्ता आतंकियों को कथित तौर पर शहीद और महान नायक बताया गया था। साथ ही इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसे आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया। मामला सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने संबंधित 8 अधिकारियों को निलंबित कर दिया, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और विवादित पुस्तकों को वापस लेने का फैसला किया। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में जच्चा बच्चा की जांच से खिलवाड़। घटिया निकली प्रसव वाली जीवन रक्षा दवा। 2625 शीशियां जब्त। दिल्ली के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में प्रसव के दौरान इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीटोसिन दवा की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। गुणवत्ता जांच के दौरान दवा मानकों पर खरी नहीं उतरने के बाद ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने 2675 ऑक्सीटोसिन कैप्सूल जब्त कर सील कर दिए हैं। प्रारंभिक जांच में दवा में सक्रियता निर्धारित मात्रा से कम पाया गया। अब यह जांच की जा रही है कि इस बैच की कितनी दवा मरीजों को दी गई और क्या इसकी आपूर्ति अन्य अस्पतालों में भी हुई थी। विभाग ने अस्पताल से खरीद, वितरण और उपयोग से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड भी मांगा है।
रोहिणी इमारत हादसा, प्लम्बर की लापरवाही, पड़ी भारी पिलर काटने से बिल्डिंग के ढहने की आशंका। रोहिणी सेक्टर 16 में निर्माणाधीन इमारत गिरने से क्या कारण थे, फिलहाल अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि घटना के बाद एमसीडी की प्राथमिक रिपोर्ट में प्लम्बरिंग के कारण पिलरों की कटाई के कारण इमारत के कमजोर होने की आशंका जताई जा रही है। एमसीडी सूत्रों के अनुसार हादसे के समय इमारतों में प्लम्बिंग का काम चल रहा था और इस दौरान कॉलम व बीम जैसे संरचनात्मक हिस्सों में ड्रिलिंग या कटिंग किए जाने की संभावना है। हालांकि दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत तकनीकी जांच के बाद ही चल सकेगा। एमसीडी के अनुसार संपत्ति संख्या G4152 और G4153 का निर्माण सरल योजना के तहत स्वीकृत नक्शों के आधार पर किया गया था। दोनों भवनों के नक्शे मार्च और अप्रैल 2025 में स्वीकृत हुए थे, जिसके बाद इमारत का निर्माण लगभग पूरा हो चुका था। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।